Hello everyone, welcome to Law Deck coaching classes. This is Chinu Sharma and I'm going to start with this YouTube platform with an important session on MCQs that will be focusing on legal reasoning. So basically all lectures, all important sessions will be focusing on important topics that are relevant for judiciary aspirants, LLB students, ADJ examination aspirant, CLAT, PG, UG, and also all other important entrance exams like PU, DU. So basically, this important session focuses on all important areas, and today in this, I'll be taking up part 1 of legal reasoning in the form of MCQs. Also, I am already running a channel which is named Victor's Knowledge and it focuses on civil services preparation, especially Punjab state examinations. So I'll be putting up the link of that channel in description box. Please do subscribe to that channel also. So now let's get started. So our first question is, which High Court has recently quashed Tamil Nadu's law banning online games? So Tamil Nadu स्टेट ने एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास करी थी, एक लॉ पास करा था जिसमें उन्होंने जितनी भी ऑनलाइन गेम्स हैं उन सबको बैन कर दिया था। बट रिसेंटली एक हाई कोर्ट है जिन्होंने तमिलनाडु का जो ये लॉ था जिसमें सारी ऑनलाइन गेम्स को बैन करा गया उसको क्वाश कर दिया, उसको रद्द कर दिया है। सो हमें बताना है कि ये किस हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सो ये है ऑप्शन डी, मद्रास हाई कोर्ट। सो मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु का ये लॉ विच इज बैनिंग ऑनलाइन गेम्स इसको रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government recently decided that no Gorkha citizen will be prosecuted under the Citizenship Amendment Act 1955? So recently एक state government है जिन्होंने decide किया है कि जो CAA एक्ट है जिसमें हमें पता है कि काफी समय से काफी इश्यूज भी चल रहे हैं, इसमें किसी भी गोरखा सिटीजन को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर केस नहीं डाला जाएगा। ये डिसाइड करा है ऑप्शन सी, असम स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट इज प्रोवाइडेड टू द states of India? This is very important question. So the right answer here is option B, article 275. बेसिकली इसमें क्या है, जो सेंटर है वो पोस्ट डेवोल्यूशन एक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की फॉर्म में स्टेट्स को देती है, और जो ये ग्रांट है इसको फाइनेंस कमीशन है जो उसकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग रिलीज किया जाता है, और जनरली ये होता है कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। और इसका मेन एम है कि जो स्टेट की पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू अकाउंट में एक गैप आ जाता है, उस गैप की भरपाई करने के लिए ये ग्रांट रिलीज की जाती है सेंटर के द्वारा। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट कम्स अंडर। एक साफ वातावरण बिना पॉल्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर आता है, किस राइट के अंदर आता है? ये है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। Next is fifth question, for the medical termination of pregnancy of an adult woman in sound health, whose consent is mandatory among the following? कुछ केस में क्या होता है कि कई बारी मेडिकल रीजंस की वजह से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है, और ये बात हो रही है कि जब एक विमेन एडल्ट है और साउंड हेल्थ है, बिल्कुल वो सोच समझ के अपना डिसीजन ले सकती है, तो उस केस में किसकी कंसेंट जरूरी है? मैंडेटरी मींस कंपल्सरी है। तो जब इस केस में मेडिकल टर्मिनेशन करनी हो प्रेगनेंसी की, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो विमेन कंसर्न्ड है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, सिर्फ उसकी कंसेंट लेना जरूरी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, इफ द प्रेगनेंसी ऑफ अ विमेन इज विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट मीन्स अगर 12 वीक्स के अंदर अंदर है, उसमें किस चीज की जरूरत होती है फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? तो उसमें सिर्फ एक डॉक्टर का ओपिनियन होना जरूरी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोवाइडेड आपने याद रखना है कि अगर विमेन की प्रेगनेंसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टर्मिनेट करना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ के मुताबिक किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए मिनिमम कम से कम कितनी एज होनी चाहिए किसी भी पर्सन की?
According to Indian law, what is the minimum age of a person for employment in a factory? So that is option C, 14 year. Moving further, in order to describe the age group of a person, several phrases, किसी भी इंसान की एज ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग हम वर्ड यूज करते हैं, phrases यूज करते हैं, जैसे माइनर, मेजर, चाइल्ड, एडोलसेंट, एडल्ट. A person of age 15 ईयर, 15 साल की आयु के इंसान को हम क्या फ्रेज यूज करते हैं? सो उसके लिए हम यूज करते हैं चाइल्ड और एडोलसेंट, ऑप्शन डी. फॉर अ स्पेसिफिक जॉब द मिनिमम वेजेस आर. किसी भी जॉब के लिए जो मिनिमम वेजेस हैं वो बिना जेंडर के, बिना वो मेल है फीमेल है इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिर्फ काम के बेसिस के ऊपर मिलनी चाहिए. सो इंडिपेंडेंट ऑफ द जेंडर, इफ द वर्क इज सेम, तो मिनिमम वेजेस उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक जॉब की तय होती है. नेक्स्ट इज 10th. अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 अ ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर कैन. सो इस एक्ट के अनुसार जो एक ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर है वो, उसको अगर किसी के ऊपर शक है, बिना सर्च वारंट के भी वो उसकी जो जगह है उसको सर्च कर सकता है, प्रोवाइडेड दो रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी के विटनेस होने चाहिए. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर can search premises of the accused without any search warrant but with two respectable witness. और ये बात हो रही है 1956 के इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के अंदर. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2015 में जो SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस लाई गई, कुछ चीजें ऐड करी गई, अमेंडमेंट की गई. सो जो नए ऑफेंसेस ऐड करे 2015 में, इन चारों में से कौन से वो ऑफेंस है दैट हैज बीन एडेड इन 2015 अमेंडमेंट? सो वो है ऑप्शन बी. किसी भी SC/ST कैटेगरी के क्लास के मेंबर को आप फिजिकली हार्म नहीं पहुंचा सकते, मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते इस एलिगेशन के ऊपर कि आप उसमें से भूत निकाल रहे हो, कोई विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो या बीइंग अ विच. सो इस तरह के केस को नया ऑफेंस बनाया गया है अंडर 2015 अमेंडमेंट एक्ट. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. कॉजिंग फिजिकल हार्म और मेंटल एग्नी टू अ मेंबर ऑफ SC/ST on the allegation of practicing witchcraft or being a witch. Next is under ST and other traditional forest dweller recognition of forest right act 2006, the subdivisional level committee and district level committee for vesting of forest right, इनमें women member कितनी होंगी? So इस forest right act के मुताबिक कम से कम एक विमेन मेंबर होनी चाहिए जितनी भी ये लोकल लेवल पे कमेटीज हैं. सो मस्ट हैव एटलीस्ट वन विमेन मेंबर इन ईच. 13th is what is the definition of violence against women adopted by UN Declaration on Elimination of Violence Against Women include. So इसके अनुसार कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या फिर ऐसी वायलेंस दैट हैज बीन कंटोन्ड और परपेट्रेटेड बाय द स्टेट, सो ये दोनों ही वायलेंस अगेंस्ट विमेन की डेफिनेशन में इंक्लूड की गई हैं. सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, बोथ. 14 क्वेश्चन. Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, ये कन्वेंशन किस साल में साइन की गई थी? सो दिस वाज साइंड इन 2011, ऑप्शन सी. Who can be a chairperson of NCW? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं? सो ऐसा पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करे. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 16 क्वेश्चन. 2002 में जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अमेंडमेंट करी गई थी, 86 अमेंडमेंट. सो उसके अनुसार कौन सा फंडामेंटल एक ड्यूटी थी जिसको ऐड किया था? सो जो 86 अमेंडमेंट हुई थी उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी. सो वो थी ऑप्शन ए, a parent or guardian to provide opportunity for education to his child or as the case may be ward between age of 6 and 14 year. 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं सबको कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए.
और इस चीज की ड्यूटी लगाई है पेरेंट्स और गार्जियंस की कि वो अपने बच्चे या फिर अगर गार्जियन है तो अपने वार्ड को जरूर स्कूल में भेजे, उनकी शिक्षा का ध्यान रखें। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 किन कैटेगरी के लोगों के ऊपर अप्लाई होता है? ये सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक्ट है ये सिर्फ विमेन के ऊपर अप्लाई होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन, ऑप्शंस आर डिफरेंट। अब हमें पूछा गया है कि कौन कौन से सेक्टर्स पे ये अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है बोथ ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई फीमेल डोमेस्टिक वर्कर है, वो अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कंप्लेंट डालती है सेक्सुअल हरासमेंट की, तो उसकी सुनवाई किस कमेटी में होगी? तो उसके लिए रिड्रेसल है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, ऑप्शन सी। Next is 20th question. Which among the following constitute sexual harassment according to Sexual Harassment at Workplace Act 2013? इसके अनुसार sexual harassment की definition में जो चीज आती है that is option A, unwelcome physical contact या advances और unwelcome sexually colored remarks. Next is which of the following is not relevant? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें विमेन को जो प्रोटेक्शन दी जाती है, तो उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज नॉट रेलिवेंट एज पर दिस एक्ट। वो है ऑप्शन ए, वर्क प्लेस। 22nd क्वेश्चन, कोई भी बाहर का अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस की रिपोर्ट करता है, कोई आपका दोस्त है या फिर आपके पड़ोस वाला है, कोई नेबर में है, इन गुड फेथ टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो उसमें क्या होगा? उसमें उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ऑप्शन डी हैज नो लाइबिलिटी। आउटसाइडर की कोई भी यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं है अगर कोई गुड फेथ में प्रोटेक्शन ऑफिसर को डोमेस्टिक वायलेंस की जानकारी देता है, उसकी रिपोर्ट देता है। According to section 498A of IPC, any cruelty for dowry to a woman by husband or relative is, जो ये केस है, एक तो ये नॉन बेलेबल है विद अप टू 3 year जेल एंड फाइन। ये जो पनिशमेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ऑल्सो यू मस्ट रिमेंबर कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 24th, as per the Criminal Law Amendment Act, voyeurism is a criminal offense. voyeurism का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी विमेन जो एक प्राइवेट एक्ट में एंगेज्ड है उसकी फोटोज खींचना या फिर उसको देखना। वॉचिंग एंड कैप्चरिंग images of women engaged in a private act, this is voyeurism. Very very important definition. Next is application extent of sexual harassment at workplace 2013 act। इस एक्ट की जो एप्लीकेशन है दैट इज होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है। 26th, any law passed or any action taken by state government to prevent or restrict women from taking up employment in state government or public sector undertaking violates the following fundamental right। अगर आप किसी भी औरत को, विमेन को रोक रहे हो कि वो किसी स्टेट गवर्नमेंट में या किसी भी पब्लिक सेक्टर में जॉब नहीं कर सकती, एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकती, उसके लिए आप कोई भी ऐसा लॉ पास कर रहे हो, उससे उसका राइट टू इक्वालिटी वाला जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होता है। दैट गेट्स वायलेटेड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। अभी इसके लिए बिल आया है पार्लियामेंट में, उसके लिए लेजिस्लेशन प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, पास नहीं हुई है। तो करंटली अभी भी जो मिनिमम एज है मैरिज की दैट इज 18 for women, 21 for men. Next is what are the minimum and maximum punishment for a person convicted of raping of women who has never been his wife. उसमें जो minimum punishment है that is 7 year imprisonment, maximum is death sentence, option A is the right answer. Next is very very important cases। अब हम जो नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स है, कुछ रीसेंट है, कुछ वैसे बैकग्राउंड में से हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के ऊपर है।
तो वो सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, स्पेशली क्लैट के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। 29 क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस था जिसमें थर्ड जेंडर्स को एक लीगल रिकॉग्निशन दी गई है? सो ये है ऑप्शन डी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। नेक्स्ट इज, कौन सा केस है जिसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करारा था, डिक्लेयर करा था? सो ये केस है मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में ले डाउन किया गया था? सो दिस वाज केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट कम अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्कप्लेस का 2013 का एक्ट है, वो किस केस की गाइडलाइंस के ऊपर आया था? सो दैट वाज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। In which landmark case Supreme Court held that second marriage of Hindu man is invalid even if he converts to Islam before marriage? Very important judgment. So ये केस था सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा लैंडमार्क लीगल केस था जिसमें ये बोला था कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान का पार्ट नहीं है? सो दैट वाज बेरुबरी यूनियन री केस। In which landmark legal case Supreme Court held that Parliament has the right to amend fundamental right enshrined in the Constitution? So कौन सा केस था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास राइट है, अधिकार है कि संविधान के फंडामेंटल राइट में जब भी जरूरत पड़े तो अमेंडमेंट कर सकते हैं? सो दैट वाज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। Next is, in which landmark case fundamental rights were considered as inviolable part of Indian Constitution? कोई भी फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये बोला गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है हाई कोर्ट की अंडर 226 आर्टिकल एंड राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, इसको संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम इंटीग्रल फीचर बताया गया था? सो ये लैंडमार्क केस था चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। Next 38 question, whether narco analysis polygraph test without consent is? So जो narco analysis है, polygraph test होता है, ये बिना consent के, बिना accused की मर्जी के prohibited है हर केस में। So option B is the right answer. नेक्स्ट इज, किस फिलोसोफर ने बोला था कि जो DPSPs है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इज द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इम्बॉडी द सोशल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो ये बोला था ग्रैनविले ऑस्टिन, ऑप्शन ए, वेरी इंपॉर्टेंट। 40th क्वेश्चन, किस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस में पहली बारी कन्विक्शन हुई थी आईटी एक्ट 2000 के अंदर? सो इस एक्ट में जो पहली कन्विक्शन हुई थी वो हुई थी तमिलनाडु वर्सेस सुहास गुत्ती 2004 केस में। In which landmark case former chief of police of a state was held guilty of assault and criminal force two women with intent to outrage her modesty? So इस केस में जो पहले पुलिस चीफ किसी स्टेट के जेल में गए थे जिनको गिल्टी करारा था, वो केस था KPS गिल वर्सेस रूपन देओल बजाज, ऑप्शन बी। Next is, national emblem and seal of government of India is a replica of capital of Ashoka's pillar. So कहाँ पर है ये अशोका का पिलर? That is at Sarnath, option C. Chairman of drafting committee to prepare draft constitution of India. So कौन थे chairman drafting committee of constitution of India के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज के साथ डील करती है? सो ये डील करती है कि जो रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लासेस की सरकारी जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में, वो इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडिया इज अ फेडरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड फेडरेशन इज मेंशन्ड?
जो सेंटर स्टेट की एक अलग से पावर की डिवीजन है, ये उसकी बात हो रही है। तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है एज सच फेडरेशन वर्ड, संविधान में कहीं भी यूज नहीं किया गया है किसी भी आर्टिकल में। सो राइट आंसर हियर इज नोवेयर मेंशन। और ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बार बार एग्जामिनर डालते हैं। जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, किस देश के संविधान से बोरो करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है? सो इसका सोर्स है यूके, ऑप्शन डी। लिस पेंडेंस लीगल टर्म में इसका क्या मतलब है? सो लिस पेंडेंस इसका मतलब है कोई पेंडिंग सूट जिसके ऊपर अभी डिसीजन नहीं आया है कोर्ट में, ऑप्शन ए। केविट वेंडिटर का लीगल टर्म में मीनिंग है सेलर बिवेयर, कि जो बेच रहा है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। फॉक्स पास इसका मतलब है टैक्टलेस मिस्टेक, ऑप्शन ए। ऑट्रेफॉस कन्विक्ट इन लीगल टर्म मींस जिसकी पहले कन्विक्शन हो चुकी हो, ऑप्शन सी फॉर्मरली कन्विक्टेड। पेरीपेसु इन लीगल टर्म मींस बिल्कुल बराबर, इक्वल फुटिंग के ऊपर जब कोई हो, ऑन इक्वल फुटिंग, ऑप्शन ए। जॉन डो ऑर्डर इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, सो इसको अशोक कुमार ऑर्डर भी बोला जाता है, ऑप्शन ए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा था कि जो थर्ड जेंडर है उनमें कौन आते हैं। सो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि थर्ड जेंडर विल इंक्लूड ट्रांसजेंडर, ऑप्शन ए। And today's last question from this important series on legal reasoning, that is 54th question. न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने किसको लीगल स्टेटस दिया है आफ्टर अ लीगल बैटल ऑफ 140 ईयर्स? सो 140 साल तक किसी चीज को लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन देने के लिए एक बहुत ही ज्यादा लंबी लड़ाई चल रही थी, और अब फाइनली 140 साल के बाद न्यूजीलैंड सरकार ने ये पर्सन का लीगल स्टेटस दे दिया है। सो दिस स्टेटस हैज बीन गिवन टू रिवर, ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा करंट इश्यूज में भी रहा था। So this was all about our today's lecture. Please do subscribe to my channel, share it with your friends and family. Thank you and good luck.